हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज देखा था कि कैसे आप ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हो। आज हम लोग उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहले टॉपिक लिख लो आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आप लिख लीजिए टॉपिक का नाम इज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या रहता है। तो देखो क्या होता है कि जो आपका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का, वो कुछ ऐसा रहता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 36H12O6, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। फिर क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज है, इसका स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस की हेल्प से हम लोग इसका स्ट्रक्चर पता करते हैं। तो रिएक्शंस रिएक्शन विच रिएक्शंस विच help reactions which help to know the structure of glucose. Know the structure of glucose, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें रिएक्शन है वो है, अगर हम इसको HI के साथ करते हैं, अगर रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI, ठीक है। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI। तो देखो, जब आप ग्लूकोज को ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा एन हेक्सेन। एन एन हेक्सेन, ठीक है। तो यानी जब ग्लूकोज को आपने हीट किया HI के साथ, एन हेक्सेन मिला। इससे हमें पता चलता है 6 कार्बन 6 कार्बन आर लिंक्ड आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन इन ए स्ट्रेट चेन इन ए स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझिए, ग्लूकोज को अगर आप HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपको एन हेक्सेन मिल रहा है। इसका मतलब है 6 कार्बन जो लिंक्ड है वो एक स्ट्रेट चेन में है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे करा रहा हूँ फिर, ठीक है। देखिए, इसकी हम लोग रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं। आपका ये ग्लूकोज होता है और इसमें CHOH के 4 होते हैं और फिर उसके बाद CH2OH होता है। CH2OH, ठीक है। CHOH के 4, फिर CH2OH, ठीक है। तो इसको अगर हम HI के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, HI इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। तो इससे हमें मिल रहा है NH, CH3, CH2, 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 ठीक है।
एक दो तो ये एन हेक्सेन मिला एन। ठीक है। सी एच सी एच ओ सी एच टू एच फोर एच आई। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अगला देखिए। तो ये रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज है, और इसमें आपके स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन जो है लिंक्ड है स्ट्रेट चेन। 6 कार्बन आर लिंक्ड, आर linked, 6 कार्बन linked in a straight chain, in a straight chain। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप रिएक्शन देखिए, जब ग्लूकोज को आप हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है, जब ग्लूकोज को आप, जैसे ये ग्लूकोज है आपका, CH2OH है, ये ग्लूकोज है। इसको जब हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करते हैं, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करते हैं रिएक्शन, तो हमें मिलता है ऑक्साइन। ये ऑक्साइन का आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH का 4 CH2OH। ठीक है, तो ये आपका ऑक्साइन बनता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लिए, CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH का 4 और CH2OH, ये ऑक्साइन बना, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन, इससे ऑक्साइन। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन कराता हूँ। इसको लिख लीजिएगा, मैं, आप पॉज करके इसको लिख लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। और नेक्स्ट देखिए, अगर ग्लूकोज को आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हो, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCl के साथ, ठीक है, ये हाइड्रोजन साइनाइड ग्लूकोज, तो इससे फिर मिलेगा आपको CH, तो ये आ गया साइनो हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब ग्लूकोज को साइनो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ किया, तो साइनोहाइड्रिन, ये चीजें आप अगर एल्डिहाइड पढ़ते हो ना, तो वहां पे हाइड्रोक्सिल अमाइन और हाइड्रोजन साइनाइड से ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन बनाने का आपको सिखाया हुआ है एल्डिहाइड वाले टॉपिक में। वहां पे हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन और हाइड्रोजन साइनाइड दोनों किया था। तो
इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये लिख लो इसमें, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन एंड हाइड्रोक्साइड गिव ऑक्साइन एंड साइनोहाइड्रेट, सो ग्लूकोज मस्ट हैव कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये लिख लो यहाँ पे, ग्लूकोज को जब हम लोग हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कर रहे हैं, ग्लूकोज को जब हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कर रहे हैं तो हमें ऑक्साइन मिल रहा है। और जब हम लोग ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कर रहे हैं, साइनाइड, तो इसमें मिल रहा है आपको साइनोहाइड्रेट, साइनोहाइड। अब इससे हमें प्रेजेंट, ये दोनों से हमें पता चलता है, तो इसलिए ग्लूकोज ग्लूकोज मस्ट ग्लूकोज मस्ट हैव कार्बोनाइल, नाइल। ठीक है, तो इसका, इससे हमें पता चलता है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होगा। तो ये देखिए, दो रिएक्शन मैंने अब तक कराई। अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्लूकोज करते हैं तो एनहेक्सेन मिलता है, इसका मतलब है सारे कार्बन एक चेन में है, मतलब एक चेन में 6 कार्बन एक चेन में लगे हुए हैं। दूसरा, जब ग्लूकोज को जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करोगे तो ऑक्साइन मिलेगा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रिन मिलेगा। इससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर पक्का एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन आप लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं अब तीसरी रिएक्शन कराने जा रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए तीसरा, चौथा रिएक्शन। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज को, जैसे ये आपका ग्लूकोज है, ये एच ओ, ये ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है, इसको हमने Br2 वाटर के साथ करा, ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 वाटर। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है, तो इसको जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जब होगा, ये ऑक्सीडेशन, तो आपको मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या होता है, ये COH में कन्वर्ट हो जाता है, COH, CHO, OH का 4, और ये 2। ठीक है, तो ये ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक। इसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर बहुत स्मॉल से अमाउंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है तो आपका कीटोन ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट रहा होगा पक्का एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर आपका ग्लूकोज वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है।
ठीक है। ग्लूकोज आपका, ग्लूकोज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो गया है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। ग्लूकोज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। इसका मतलब है शुड हैव एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। कार्बोनाइल ग्रुप शुड बी एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप शुड बी, कार्बोनाइल ग्रुप शुड बी एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड। ठीक है। ठीक है। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो आपका प्रेजेंट है शुड बी एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज को, ग्लूकोज का आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया, तो कार्बोनाइल ग्रुप जो प्रेजेंट है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है ग्लूकोज, इसका मतलब इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये Br2 वाटर है, Br2। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके मैं अगला करा रहा हूँ। फिफ्थ रिएक्शन देखिए क्या है। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या होता है, एसाइलेशन कराएंगे, एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें लिखो पहले आप एसाइलेशन ऑफ, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिटिक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड gives ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, पेंटा एसिटेट। ठीक है, पेंटा एसिटेट दे रहा है, विच कन्फर्म, विच कन्फर्म, विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ 5 OH group, which confirm the presence of 5 OH group। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझिए, आपके पास है ग्लूकोज है,
जिसको हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ किया, जिससे हमें मिला पेंटा एस्टेट। जैसे आपके पास ग्लूकोज था, इसको आपने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ किया है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ किया है, एनहाइड्राइड के साथ किया है। ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्ट किया तो हमें मिला पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, पेंटा एसिटेट। तो ग्लूकोज को जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिला। ठीक है, तो इसका मैं अब आपको रिएक्शन करा देता हूँ। ये रिएक्शन कुछ ऐसा रहेगा, आपके पास ये ग्लूकोज है, ये तो आपको इसको हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब किया, एनहाइड्राइड, ठीक है, तो हमें मिला ग्लूकोज पेंटास्टेट, CH ओ CH3, ये 4 टाइम्स आया, और फिर मिला CH3 ओ COO। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखना, एक पॉइंट समझना, ये जो कंपाउंड बना है ये स्टेबल है, ये स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड। ये जो आपका कंपाउंड बना है स्टेबल है, इसका मतलब है कि जो OH थे वो सब अलग अलग कार्बन पे थे। इसका मतलब हुआ कि जो आपके 5 OH, 5 OH ग्रुप जो है, ये रुको इधर से लिख देते हैं। इसका मतलब है 5 OH ग्रुप जो है, 5 OH ग्रुप शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम, डिफरेंट कार्बन एटम। तो ये सब नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला कराता हूँ रिएक्शन। ये पहले 5th रिएक्शन आप नोट कर लो, फिर अगली रिएक्शन करा। हम्म। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको ग्लूकोज पेंटास्टेट मिलता है। ये मैंने इसकी रिएक्शंस लिखा, मतलब ये इसके स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको रिएक्ट कराया तो ये मिला, जो एक स्टेबल कंपाउंड था। अगर ये स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब है कि जितने भी OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट थे वो अलग अलग कार्बन पे थे। 5 OH ग्रुप शुड बी अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम, इसका मतलब ये हुआ। तो देखो, अभी तक हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी,
पहले में हमने क्या पढ़ा था, जब हम लोग एच आई के साथ ग्लूकोज को कर रहे थे तो आपका एनहेक्सेन बन रहा था, इसका मतलब सारे कार्बन चेन में थे। दूसरा हमने क्या करा था, रिएक्शन पढ़ा था हाइड्रोक्सिल अमाइन और हाइड्रोजन साइनाइड, जिससे आपको ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन मिल रहा था। इसका मतलब था उसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, तीसरी रिएक्शन, जिसमें हमने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था, जिससे आपको ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा था, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो रहा था। इसका मतलब है वहां पे अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो रहा है, इसका मतलब वहां पे पक्का एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने ये करा। फिर उसके बाद एक रिएक्शन अभी हमने पढ़ी, जिसमें हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज को रिएक्ट कराया, उससे मिला हमें ग्लूकोज पेंटास्टेट, जो स्टेबल कंपाउंड था। इससे हमें पता चलता है कि अगर ये स्टेबल कंपाउंड है तो जो आपके OH ग्रुप अटैच होंगे वो डिफरेंट कार्बन एटम्स पे अटैच होंगे। ठीक है, तो ये कर लीजिए, फिर हम लोग अगली रिएक्शन जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर हम लोग अगली रिएक्शन करेंगे। आई थिंक नंबरिंग मैंने गलत लिख दी है, 1 2, ये है 1, ये 2, ओके, ये 3 होना चाहिए था। ये नंबरिंग आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लेना, मैंने नंबरिंग गलत कर दी है, ये 3 होगी। नहीं, ये जो नंबरिंग है ये 3 है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये 4 हो जाएगा। तो अब आपका सही हो गया। तो हमने 4 रिएक्शंस पढ़ ली अब तक, 1 2 3 3 और 4। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, फिफ्थ रिएक्शन हमारी। तो नेक्स्ट देखिए फिफ्थ में क्या है। हाँ, तो नेक्स्ट आपका फिफ्थ देखिए। देखो क्या होता है, अगर हम लोग इसको ऑक्सीडाइज कर रहे होते ना, जैसे अगर आपके पास एक ग्लूकोज है, CH2 और CH4 का, ठीक है, और CH2, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करें, ऑक्सीडेशन कराएं, तो आपको मिलेगा COOH, CH4 का 4 और C2। ठीक है, इसको, ये ग्लूकोज है और ये सैक्रिक एसिड। अगला देखिए, अगर आप ग्लूकोनिक एसिड जो होता है उसका अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो भी आपको यही CH OH का 4, CH2। इसका ऑक्सीडेशन कराओगे आप अगर, तो भी सेम आपको यही मिलेगा, COOH। तो ये आपका है सैक्रिक एसिड, और ये है आपका, ये आपका ग्लूकोनिक, ये ग्लूकोनिक एसिड है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर इसमें कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पे नाइट्रिक एसिड आप यूज कर रहे हो, HNO, यहाँ भी है, ये नाइट्रिक एसिड कहलाता है, नाइट्रिक एसिड। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और करते हैं। ये आपका नाइट्रिक एसिड कहलाएगा। ठीक है,
तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ठीक है, अब इससे हमें पता चलता है कि जैसे आपने इसको नाइट्रिक एसिड के साथ किया, तो देखा ग्लूकोनिक एसिड से भी आपको सैक्रिक मिला और इससे भी सैक्रिक मिला। इसका मतलब है जो इसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है वो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ लिख लो, इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन द ग्लूकोज। इट इंडिकेट, इट्स इंडिकेट्स presence of presence of a primary alcoholic group, alcoholic in glucose, ठीक है, इन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने नाइट्रिक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराया, तो आपका ग्लूकोज भी सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और ग्लूकोनिक एसिड भी आपका सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो इससे हमें पता चला कि जो इसमें इसमें आपका एक प्राइमरी अल्कोहल पक्का प्रेजेंट, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इन द ग्लूकोज। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब ना जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे ना ग्लूकोज, ग्लूकोनिक और सैक्रिक एसिड के हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, जो देखो, तो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा पहले समझो। सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो, CH2। ये है, तो ये आपका हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगला है आपका ग्लूकोनिक और सैक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये आ गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगला लिखो आप ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर, COOH के बाद OH। ये आपका हो गया ग्लूकोनिक एसिड।
ऑब्लिक। और उसके बाद नेक्स्ट आपका सैक्रिक एसिड, इसका भी स्ट्रक्चर देख लो, कुछ ऐसा बनेगा। CO। ये हो गया सैक्रिक एसिड। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर आपका ग्लूकोज का पढ़ा है, ये आपका ओपन स्ट्रक्चर। फिर अब हम जो इस टॉपिक करने जा रहे हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो न्यू टॉपिक लिखिए, जिसका नाम है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में देखिए क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस जो होती हैं जो ग्लूकोज नहीं देता, जिसकी वजह से हमें मतलब ये समझ में आता है कि जो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन नहीं है, ओपन नहीं है, वो साइक्लिक फॉर्म है। उसके लिए कुछ रिएक्शंस हैं, इसमें आप देखो। इसमें सबसे पहली रिएक्शन समझो। पहला, पहला देखो इसमें, जैसे डिस्पाइट, हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, LDI ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज जो है आपका, ग्लूकोज डज नॉट डज नॉट गिव स्किप, स्किप टेस्ट, एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन
NaHSO, ठीक है। तो देखिए, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन साइनाइड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट विद NaSO3, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि मतलब ये स्ट्रक्चर जो होगा ओपन नहीं होगा, क्लोज में रहेगा, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन देखो इसमें, दूसरा पॉइंट इसका पढ़ो। द पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट, द पेंटा एसीटेट ऑफ glucose does not does not react with react with does not react with hydroxylamine, hydroxylamine, indicating indicating the absence of the absence of free CHO group, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। इसमें क्या है कि पेंटास्टेट जो ग्लूकोज का होता है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब है जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपका फ्री प्रेजेंट नहीं है। तो ये दो पॉइंट नोट कर लीजिए, जिससे हमें पता चलता है, देखो इन दो पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपका स्ट्रक्चर में फ्री नहीं है। जैसे ग्लूकोज को ना ही वो स्किप टेस्ट देता है, ना वो हाइड्रोजन साइनाइड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके NaHSO3 बनाता है, ना ही पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट करते हैं विद हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसका मतलब है CHO ग्रुप जो है आपका वो फ्री प्रेजेंट नहीं है। तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं अब आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट होगा। तो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होगा ना कि आपका एसिटल फॉर्म बनेगा, हेमी एसिटल फॉर्म। जैसे क्या होता है कि आपका, जैसे इसका स्ट्रक्चर समझो, COH, एक दो तीन चार छः, एक दो तीन चार पाँच छः, इनकी नंबरिंग कर रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5
ठीक है। जैसे ये 6 नंबर पे आपका CH2OH है, CH2OH है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, साथ में ये अटैच्ड है इससे। और यहाँ पे आपका OH H है, HOH है, यहाँ पे H, ये इसका O, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये एल्डिहाइड फॉर्म था, तो इसको कीटोनिक फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। H E ये है वो, ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसको अगर आप दोबारा चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। ये है 1 2 3 4। जैसे एक एक्स्ट्रा आ गया ये, ठीक है। ये आ गया आपका OH H, ठीक है। ये आपका attach हो गया इसको। ठीक। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया जिसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसको और समझा देता हूँ ये क्या है और कैसे इसको, मतलब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको डिटेल में, पहले आप इसको नोट कर लो। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको बना है, ये क्या है कि जैसे एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपका ओपन चेन फॉर्म है और ये साइक्लिक, तो इस तरह से होते हैं। अब ये क्या होता है, अगर आपने
जब एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे हेमी एस्टर पढ़ा होगा। तो ये एक तरह से हेमी एस्टर बन रहा है इसका। कैसे देखो, ये वाला शिफ्ट अगर यहाँ पे होगा तो ये वाला लोन पेयर इस पे अटैक मारेगा, और इसका H प्लस इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये फाइनली इस तरह से बन जाएगा। हेमी एस्टल है ये। तो ये इसका एक तरह हेमी एस्टल है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें ना एक टर्म होती है एनोमरिक कार्बन क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लो। यहीं पे लिखा दे रहा हूं मैं, एनोमरिक कार्बन क्या होता है। लिखिए यहाँ पे एनोमरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। तो यहाँ लिख लीजिए एनोमेरिक कार्बन क्या है आपका। द साइक्लिक, इन दोनों की बात हो रही है। द टू साइक्लिक हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। The two cyclic hemiacetal form of glucose differ only in the of configuration of the configuration of the hydroxyl group, hydroxyl group at C1। ठीक है। तो ये देखिए एनोमरिक कार्बन का क्या मतलब है। जैसे ये वाला कार्बन आप देख रहे हो C1 वाला, यहाँ पे सिर्फ आपका ये स्ट्रक्चर हेमिएस्टल की वजह से डिफर कर रहा है। C1 पे देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर इसी का आप इसका हेमिएस्टल फॉर्म बनाओ तो ये बनेगा, जिसमें क्या होगा, ये इसके साथ हेमिएस्टल बना रहा है। ठीक है। तो एनोमरिक कार्बन का मतलब क्या, टू साइक्लिक हेमिस्टल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच डिफर ओनली इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से इसको हम एनोमरिक कार्बन कहते हैं। ठीक है। और इसमें सारा सेम रहता है, बस ये C1 के इसमें स्ट्रक्चर में डिफर आया है, जिसकी वजह से इसको हम लोग एनोमरिक कार्बन कहते हैं। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ये एक तरह से इसका साइक्लिक हेमी स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर है, ये इसका साइक्लिक हेमी एस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कर रहे हैं। अब देखो, जो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर जो ये साइक्लिक फॉर्म बना है इसको बनाऊं तो ये बनेगा कैसे, ये चीज समझो। ये पायरोन की तरह बनता है। जैसे आपका पायरोन इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग। ये कुछ पायरन की तरह होता है। ये आपका पायरन है, पायरन। तो जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे ही बनेगा, देखो। ठीक है। ये अच्छा है। ये वन, ये टू, थ्री,
ये इसको बोलते हैं हम अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरिन, ग्लूकोपाइरेन, ठीक है। इसका नाम है अल्फा डी। आप लिख लो, फिर मैं एक सबका मीनिंग बता दूंगा क्या क्या मतलब है। अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरनोस बोलते हैं इसको। और अगला देखो, तो हम लोग बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरेन, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरोन, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर पूरा देखो तो पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस C1 पे डिफर हो रहा है OH की वजह से। देख रहे हो आप, डी C1 पे ही डिफर कर रहा है ना, और तो सेम है आपका पूरा स्ट्रक्चर। देखो 5 पे सेम है, 4 पे भी सेम है, 3 पे भी सेम है, 2 पे भी सेम है। सिर्फ C1 में OH का डिफरेंस है। तो क्या बोथ स्ट्रक्चर में अल्फा, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है अल्फा और बीटा फॉर्म ग्लूकोज का है, ये सिर्फ डिफर कर रहा है। अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली, डिफर ओनली इन द ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल एट C1 पे है। इसको हम लोग करते हैं एनोमर्स, आर कॉल्ड आर कॉल्ड एनोमर्स। इसको हम लोग एनोमर्स बोलते हैं, एनो, ठीक है। तो एनोमर्स का मतलब हो गया अल्फा और बीटा जो फॉर्म है ग्लूकोज का, वो सिर्फ एक C1 पे डिफर कर रहा है और वो पूरा स्ट्रक्चर सेम है, तो इसको हम लोग एनोमर्स बोलते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ।
तो यहाँ पे ना एक पॉइंट समझिए कि ये जैसे आपने यहाँ पे डी लिखा है ना हमने, तो डी का मतलब क्या है? डी का ना आपका यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। दो पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे आपको डी और एल कई बार लिखा हुआ दिखेगा, तो इसका ना ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं होगा। एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, डी एंड एल हैव नो रिलेशन, नो रिलेशन, हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकली एक्टिव, विद द ऑप्टिकली एक्टिविटी। इसका फिर मतलब क्या होता है ये समझो। जैसे डी और एल का आपका ऑप्टिकली एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं। ये प्लस का मतलब है, जैसे ये प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपका डेक्स्ट्रोरेटरी। अगर कहीं प्लस लिखा मिलेगा, इसका मतलब होगा ये डेक्स्ट्रोरोटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो ठीक है। तो कहीं पे प्लस अगर मिलता है तो इसका मतलब होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन डी और एल का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। इसका समझो क्या मतलब हुआ। यहाँ पे देखो, हमने जब स्ट्रक्चर बनाया था, तो जो आपका डी, इसका मतलब है राइट। जैसे लोएस्ट से देखोगे, अगर आपका राइट हैंड साइड में है, जैसे ओएच ग्रुप आपका राइट हैंड साइड में, तो डी आता है। अगर लेफ्ट होता राइट आता, एल आता। तो ये राइट हैंड साइड में, इसलिए डी लिखा। यहाँ पे क्या होता है, ये आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें और चीजें बता देता हूँ आपको। डी और एल का मतलब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख, आप इसको नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। देखो, डी और एल का मतलब समझो क्या रहेगा। अगर आपका ओएच ग्रुप, ओएच ग्रुप लाइज ऑन राइट हैंड साइड इन द स्ट्रक्चर, इन द स्ट्रक्चर ऑफ लोवेस्ट असिमेट्रिक कार्बन, लोवेस्ट asymmetric carbon, asymmetric। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका डी, डी, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आपको लेना है तो ये लिख लो, सी एच ओ एच ओ एच। ये है आपका एच ओ एच। इसको लिखोगे डी, पॉजिटिव हो गया डेक्स्ट्रो के लिए, और ग्लाइ, इसका नाम है ग्राइसर डी, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हो, सी एच ओ सी एच टू। तो ये टी पॉजिटिव टू, ठीक है। आप लोएस्ट मोस्ट देखोगे ये वाला राइट साइड में, अगर ये राइट साइड में तो डी फॉर्म है। आप यहीं पे एक चीज और लिख लो, अगर आपका डी फॉर्म आता है, ठीक है, और एल फॉर्म में लेफ्ट साइड में होगा। अगर एल फॉर्म है, तो OH ग्रुप जो होगा
OH OH group is on left hand side, left hand, OH group is on left hand side, ठीक है। तो ये एल फॉर्म कहता है, एल, ठीक है। एल फॉर्म में क्या होगा, लोएस्ट देखते हैं, लोएस्ट में ये राइट साइड है तो डी फॉर्म आया, लेफ्ट साइड होगा तो एल फॉर्म होगा, ठीक है। तो इतना अभी नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, जैसे आपको ये मैंने देखो कराया ना, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, तो ये कब कब एग्जिस्ट करते हैं ये लिख लो पहले, आप इसको नोट कर लेना। फिर इसमें लास्ट पॉइंट और लिखा रहा हूँ, वो भी लिख लेना। ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म एग्जिस्ट कब करेंगे। नेक्स्ट फॉर्म लिखिए, नेक्स्ट इसमें अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका होगा 419 केल्विन, इज obtained is obtained by crystallization crystallization from concentrated solution, concentrated solution of glucose at 303 केल्विन, ठीक है। इसी तरह से बीटा फॉर्म जो होगा, बीटा फॉर्म का टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन, ठीक है। इज obtained by crystallization of crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371। तो ये नोट कर लीजिए, अल्फा फॉर्म जो ग्लूकोज का है उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। बीटा फॉर्म जो हम लोग को मिलता है वो मिलता है क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। तो ये इतना नोट कर लो, हमने अल्फा फॉर्म देख लिया, बीटा फॉर्म देख लिया, इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, उनका सिग्निफिकेंस बता दिया कि पॉजिटिव का क्या मतलब है, डी और एल का क्या मतलब है। डी का मतलब होगा राइट साइड में लोवेस्ट वाला, सबसे लोवेस्ट वाले स्ट्रक्चर में राइट साइड में, एल का मतलब है लेफ्ट साइड में। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।